वेलकम करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। और आज है सेकेंड ईयर के लिए बहुत ही हम एक ज़बरदस्त चैप्टर शुरू कर रहे हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट यह भी चैप्टर है। यूनिट नंबर 9वां है MSN 1 का, ठीक है। और यह 24 नंबर का जो है आपका ये प्रश्न है, ठीक, सॉरी 24 नंबर का यह वीडियो है, ठीक है ना। MSN 1 का है, देख सकते हैं मंडे है तो MSN 1 ही होगा चूँकि फर्स्ट दिन फर्स्ट सब्जेक्ट। यूनिट नंबर 9 से लिया गया प्रश्न है और यह गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर मतलब जठरांत से संबंधित जो भी समस्या है इसमें हम लोग पढ़ेंगे। जितने भी जठर, जितने भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है सब के सब जो है हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। MSN 1 वीडियो नंबर यूनिट 24 नहीं है, ये वीडियो नंबर 24 है और यूनिट नंबर 9वां है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI प्रश्न है, पेप्टिक अल्सर क्या है, इसके कारण, लक्षण, निदान, जटिलता, मेडिकल उपचार और सर्जिकल उपचार लिखिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। पेप्टिक अल्सर आपको बार बार पूछा जा सकता है 10 नंबर में, ठीक है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए हम लोग देखते हैं। पेप्टिक अल्सर, कॉज, सिम्टम्स, डायग्नोसिस ऑफ कॉम्प्लिकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट, सर्जिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे तो आपके सामने है कि पेप्टिक अल्सर होता क्या है। माय डियर, आप लोग को मैं सीधा समझा दूँ उसके बाद पढ़ाता हूँ, ठीक है। देखिए पेप्टिक अल्सर जो होता है ना, आपके छोटी आंत के जो ऊपर वाला भाग होता है ना, जिसे हम लोग ग्रहणी कहते हैं, ड्यूडेनम, वहाँ से लेकर यानी छोटी आंत के आगे के भाग, अग्रांत मतलब छोटी आंत के आगे के भाग मतलब सबसे ऊपरी भाग, ड्यूडेनम से लेकर ऊपर आहार नाल के निचले भाग तक, इस बीच में जो भी चीज़ें हैं उसमें जो है क्या होता है, घाव हो जाता है, छाला पड़ जाता है और इसी को पेप्टिक अल्सर कहते हैं। अब आप लोग देख लीजिए कि ऊपर हमारा आहार नाल के एसोफेगस के नीचे, ठीक है, एसोफेगस है यहाँ पे, यह निचला इसका परत हो गया, ठीक है। यहाँ से हमारा जो है पेट कनेक्ट है, ठीक है, यहाँ से क्या है, पेट कनेक्ट है, ठीक है, पेट कनेक्ट है। अब अमाशय कनेक्ट है, समझ गए। तो ये क्या कह रहा है, और यहाँ पे एक पाइलोरस वाल्व है और इसके बाद जो है यहाँ पे छोटी आंत शुरू है, ठीक है, यहाँ पे छोटी आंत जो है इधर शुरू है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अमाशय, ये हो गया हमारा इंटेस्टाइन छोटी, और ये हो गया हमारा इसोफेगस, ठीक है। मैंने क्या बताया कि छोटी आंत के आगे के भाग मतलब जो अमाशय से कनेक्ट वाला भाग है, जिसे ड्यूडेनम ग्रहणी कहते हैं, जो हमारा ये आगे का भाग होता है, तो ये छोटी आंत के ऊपर वाला आगे के भाग से लेकर यह पेट सहित एसोफेगस के निचली भाग तक, इसमें कहीं भी छाला होता है ना, तो वह पेप्टिक अल्सर के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। अगर पेट में अगर छाला होता है, ठीक है, पेट के आसपास, पेट के एरिया में, अमाशय के अंदरूनी परत में कहीं पे छाला होता है तो उसे गैस्ट्रिक पे जो है अल्सर जानते हैं। और ड्यूडेनम मतलब अगर छोटी आंत के ड्यूडेनल में होता है अल्सर तो उसे ड्यूडेनल अल्सर के नाम से जानते हैं। 2 प्रकार के होता है, ठीक है। चलिए तो इसी को लिखा गया है कि पेप्टिक अल्सर रोग, जिसे हम लोग पेप्टिक अल्सर डिजीज PUD भी कहते हैं, तो यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें पेट की परत यानी पेट का जो अंदरूनी परत है उसमें, ठीक है, साथ में पेट के अंदरूनी परत यानी जिसे हम लोग गैस्ट्रिक बोलते हैं, ठीक है ना। छोटी आंत जिसे हम लोग ड्यूडेनम बोलते हैं, छोटी आंत के ड्यूडेनम यानी छोटी आंत के शुरुआत में, भोजन नली, ग्रास नली के निचले हिस्से में, ठीक है ना, एक या अधिक घाव या अल्सर विकसित हो जाते हैं और इसी को हम लोग पेप्टिक अल्सर कहते हैं। समझ रहे हैं चीज़ों को। पेप्टिक अल्सर मतलब छाला पड़ जाना, घाव हो जाना, ठीक है। और यह कहाँ होता है, छोटी आंत के ऊपरी भाग से लेकर जो हमारा ग्रास नली है, आहार नली, उसके निचले हिस्से तक यह कहीं भी हो सकता है, चाहे पेट में होगा, चाहे ड्यूडेनम यानी छोटी आंत के प्रथम भाग में हो सकता है, या फिर आपके आहार नाल के नीचे वाले हिस्से में हो सकता है। तो इन सभी हिस्सों में हो जाता है तो उसे हम लोग पेप्टिक अल्सर कहते हैं। अब यह जो होता है अल्सर मतलब छाला हो जाता है, छाला युक्त घाव हो जाता है, ठीक है, पेट में। ग्रसनी, अमाशय एवं अग्रांत, आपको पता होगा, ग्रसनी मतलब ड्यूडेनम, ठीक है, ड्यूडेनम, समझ रहे चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद ग्रसनी वही जो हमारा भोजन का नली है, ग्रसनी एसोफेगस, उसके निचले भाग में अमाशय यानी पेट, और अग्रांत मतलब आंत के आगे वाला भाग के जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, जो झिल्ली होता है, जो हमारे पेट के से लेकर अमाशय तक एक अंदरूनी परत बनाता है, इसी म्यूकस मेम्बर झिल्ली में जो है घाव होता है यानी क्षतिग्रस्त हो जाता है और घाव बनना ही पेप्टिक अल्सर कहलाता है।
यह घाव आहार नाली के म्यूस्कुलोरोसिस म्यूकोसा तक गहरे हो सकते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर व ड्यूडेनल अल्सर। अब गैस्ट्रिक अल्सर जो आपके पेट के अंदरूनी परत में अगर दिखता है अल्सर तो वह गैस्ट्रिक अल्सर कहलाएगा। अगर छोटी आंत के आगे वाला भाग ड्यूडेनम में अगर अल्सर दिखाई दे रहा है, छल्ला दिखाई दे रहा है, तो उसे ड्यूडेनल अल्सर कहते हैं। समझ गए? तो यही जो है हमारा अल्सर है। अल्सर के दोनों प्रकार मैंने आपको बता दिया। समझ गए चीज़ों को? सीधा समझिए कि एसो आहार नाल के निचले हिस्से से लेकर जहाँ पे हमारा अमाशय पेट कनेक्ट रहता है आहार नाल से, तो आहार नाल के निचले हिस्से से लेकर पेट सहित जो है छोटी आंत के आगे वाला भाग यानी ड्यूडेनम वाला भाग तक जो भी उसके अंदरूनी परत में अल्सर होता है, छल्ला होता है, घाव पड़ जाता है, उसी को हम लोग पेप्टिक अल्सर कहते हैं। ठीक है? पेप्टिक अल्सर में दो प्रकार, एक गैस्ट्रिक अल्सर जो आहार नाल के निचले भाग से लेकर जो पेट तक अगर होगा छल्ला तो उसे गैस्ट्रिक अल्सर कहेंगे, और अगर छल्ला जो है, घाव जो है छोटी आंत के आगे वाला भाग ड्यूडेनम में होगा तो उसे ड्यूडेनल अल्सर कहते हैं। दोनों समझ गए? कोई दिक्कत नहीं? चलिए, यहाँ पे इंग्लिश मैंने दे रखा है, आप लोग इंग्लिश इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब इसके होने के कारण क्या हो सकते हैं कि पेट में छल्ला पड़ जाए, आपके अमाशय में छल्ला पड़ जाए, छोटी आंत में छल्ला हो जाए, या आहार नाल के निचले हिस्से में छल्ला पड़ जाए, घाव हो जाए। यह कारण क्या हो सकता है? तो माय डियर, आपको समझना चाहिए कि कुछ कारण जो है आपको संक्रमण हो सकते हैं। ठीक है? कुछ ऐसे कारण होंगे जहाँ पर संक्रमण भी इसका कारण होगा, जिसमें कुछ बैक्टीरिया होता है। ठीक है? जिसे हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है? यह बैक्टीरिया देखते होइएगा, डॉक्टर जो है आपको एच पाइलोरी का जांच करवाते हैं। ठीक है? वह एच पाइलोरी का जांच ही इसीलिए करवाते हैं ताकि इस बैक्टीरिया का पता चले कि अगर संक्रमण के कारण यह छल्ला होगा तो उसे जो है पता किया जाएगा और दवाई दिया जाएगा। तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो बैक्टीरिया होता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया, यह बैक्टीरिया कारण बनता है संक्रमण उत्पन्न करने का। हाइपर सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। अब जो HCl जो होता है अम्ल, इसका अगर अत्यधिक, इसका काम क्या है आपको पता है कि यह सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है, मारता है। ठीक है? यह हमारे पेट भोजन को क्या करता है, जो है अम्लीयता प्रदान करता है। ठीक है ना? लेकिन अगर यह अम्ल जो है ज़्यादा बनने लगता है तो हमारे पेट में बहुत ज़्यादा अफरा गैस बनने लगता है, और इस कंडीशन में अगर HCl, चूँकि हम लोग जानते हैं बहुत जो है खतरनाक यह जो अम्ल होता है, बहुत हार्ड, बहुत पावरफुल यह अम्ल होता है जो हमारे पेट में सिक्रेशन होता है, और यह सिक्रेशन किसके द्वारा होता है? अमाशय के लेयर द्वारा ही होता है, यानी अमाशय के भित्ति के द्वारा, वाल्व के द्वारा ही इसका सिक्रेशन किया जाता है। तो जब ये बहुत ज़्यादा सिक्रेशन होने लगता है ना, तो सिक्रेशन होता है तो अमाशय को जो दीवार है उसको ही यह क्षति पहुंचाने लगता है और उसमें जो है छल्ला उत्पन्न होने लगता है। ठीक है? तो यही होता है। समझ गए? जैसे आप नॉर्मल जानिए, आपके मुंह में छल्ला पड़ जाता है जब आप पान खाते हैं, गुटखा खाते हैं। ठीक है? तो आप एक साइड, किसी साइड आप दबाए रखते हैं और उसको आप जब फेंकते हैं लास्ट में, तो देखिएगा कि वहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, कोई सब्जी उब्जी तीखा सामान खाइए तो वहाँ पे बहुत लगेगा। जहाँ पे आप पान रखे थे, गुटखा रखे थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वह आपको जो उसमें केमिकल था, जो उसमें पदार्थ था गुटखा में, पान में, ये सब में मिला हुआ, वह वहाँ पर क्या करता है, आपको म्यूकोसा को, लेयर को, मुंह के जो झिल्ली है अंदर का, उस लेयर को जो है क्षतिग्रस्त कर देता है। अगर वह आप लंबे समय तक रखेंगे तो वही जो है छल्ला जो है हो जाता है। ठीक है? वह उसको क्षतिग्रस्त कर देता है लेयर को, और उसमें छल्ला पड़ जाता है। तो उसी प्रकार से हमारे पेट में अगर बहुत ज़्यादा HCl का सिक्रेशन होने लगता है, तो चूँकि यह बहुत पावरफुल होता है, और पावरफुल होने के साथ यह क्या करता है कि अमाशय के भित्ति को, अमाशय के दीवार को क्षतिग्रस्त कर देता है, छल्ला जो है वहाँ पे उत्पन्न कर देता है। ठीक है? लंबा उपवास, अगर बहुत ज़्यादा आप लंबे समय तक फास्टिंग रखते हैं तो यह भी जो है कारण आपके हो सकते हैं। ठीक है? इसलिए ज़्यादा लंबे समय तक कोशिश कीजिए कि फास्टिंग ना रहा जाए। ठीक है? स्मोकिंग, वही चीज़ें मैंने बताया, अगर आप धूम्रपान करते हैं, स्मोकिंग, तो यह भी कारण होता है। तंबाकू आप च्युइंग कर रहे हैं, टबैको च्युइंग कर रहे हैं, तो यह भी कारण हो सकता है। ठीक है? उसके बाद है गैस्ट्राइटिस हो सकता है। गैस्ट्राइटिस का मतलब होता है कि आपके जो पेट में जो भी ऑर्गेन है उसमें इन्फ्लामेशन होना। ठीक है? जैसे लीवर हो गया, उसके बाद आपका हो गया पेंक्रियाज हो गया। ठीक है? उसके बाद आपका एड्रीनल ग्लैंड हो गया। ठीक है? उसके बाद स्प्लीन हो गया। बहुत सारे ऑर्गेन हमारे अमाशय के एब्डोमिनल रीजन में है, तो उसमें कोई इन्फ्लामेशन होता है, उसी को हम लोग गैस्ट्राइटिस कहते हैं। अब इसमें हो सकता है क्रोन डिजीज, पैंक्रेटाइटिस डिजीज, यह सब जो है इन्फ्लामेशन जो है आपको क्या करता है कि अल्सर उत्पन्न करता है। उसके बाद कुछ ऐसे दवाइयाँ हैं जैसे
नॉन एस्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, ठीक है ना। तो अगर बहुत ज़्यादा कोई एस्टेरॉयड दवा लेता है तो उसका प्रभाव ये भी पड़ता है कि यह आपको जो है क्या करता है, म्यूकोसा को क्षतिग्रस्त करता है, म्यूकस मेम्ब्रेन के, किसके म्यूकस मेम्ब्रेन के, पेट का, एसोफेगस के निचले भाग को और छोटी आंत के प्रथम भाग को। तो यह NSAID दवाइयाँ आप अत्यधिक जो है ना ले, यानी एस्टेरॉयडल जो दवाइयाँ होता है वह दवाइयाँ का ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए। इमोशनल स्ट्रेस, अगर बहुत ज़्यादा आप भावनात्मक रूप से आप स्ट्रेस में है तो यह भी जो है कारण आपके बनते हैं। तो कुछ कारण नहीं है, बस जो मैंने बताया, तंबाकू सेवन करना, एल्कोहल भी हो सकता है, धूम्रपान, स्मोकिंग, ठीक है। NSAID दवाइयाँ का बहुत, देखिए NSAID जो है ना, NSAID एक दवाई है, ठीक है। NSAID यह दवाइयों का एक समूह है, ठीक है। अगर इस समूह के दवाई का बहुत ज़्यादा आप उपयोग करते हैं, नॉन एस्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी, ठीक है ना, अगर ड्रग्स, ठीक है, अगर ये दवाइयाँ का बहुत ज़्यादा आप उपयोग करते हैं तो आपके अंदर जो है क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम आ सकता है। कुछ गैस्ट्राइटिस प्रॉब्लम जैसे पैंक्राइटिस, ठीक है, पैंक्रियाज का इन्फ्लामेशन, क्रॉन डिजीज हो सकता है। आगे चलिए, तंबाकू चबाना, शराब पीना, ठीक है, एल्कोहल ड्रिंकिंग, धूम्रपान, लंबे उपवास, हाइपर सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस यानी HCl का अधिक निर्माण, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया, ये सब कुछ कारण है जिसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अब है हमारा सिम्टम्स। अब जानिए कि अगर किसी को ये प्रॉब्लम होता है तो उसमें क्या लक्षण दिखाई देगा, ठीक है ना। मीन्स किसी को अगर पेप्टिक अल्सर होता है, पेट में छाले हो जाते हैं, या पेट के अंदरूनी परत में कोई छाला पड़ जाता है, या फिर इसोफेगस के लास्ट वाले भाग में यानी आहार नाल के निचले हिस्से में जहाँ पे अमाशय पेट कनेक्ट है वहाँ पे जो है कोई छल्ला हो जाता है, या फिर छोटी आंत के प्रथम भाग में कोई छल्ला हो जाता है, तो इसमें क्या लक्षण दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक समझिए, ऐसा नहीं है कि आहार नाल के निचले हिस्से में भी हो जाएगा, छोटी आंत में भी, छोटी आंत के आगे वाले भाग में भी हो जाएगा, और इधर जो है पेट में भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि तीनों एक साथ जो है उत्पन्न होगा, बिल्कुल नहीं। मान गए पेट में भी हो सकता है, सिर्फ छोटी आंत के जो हमारा आहार नाल है तो आहार नाल के निचले भाग में भी सिर्फ हो सकता है, छोटी आंत के प्रथम भाग ड्यूडेनम में भी सिर्फ हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि मान गए सब में एक साथ ही होगा, इसमें भी सिर्फ हो जाएगा, या हो सकता है सिर्फ इसी में हो, या हो सकता है इस दोनों में हो, इसमें ना हो। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इस वाले एरिया में कहीं भी अगर हो जाए तो उसे हम लोग पेप्टिक अल्सर के ही नाम से जानते हैं, ठीक है। लक्षण में सबसे महत्वपूर्ण इसका लक्षण होता है कि आपको पेट में दर्द होता है, ठीक है। पेट में दर्द होता है सबसे महत्वपूर्ण लक्षण में। और सारे लक्षण है पेट में जलन, हार्ट बर्न होना, ठीक है। सीने के आसपास से लेकर पेट में जलन पड़ेगा आपको। पेट के ऊपरी भाग में दर्द होगा, पेन इन एपिगैस्ट्रिक रीजन। अब ऊपरी भाग में क्यों होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे ऊपरी भाग में ही जो है एसोफेगस जो है अमाशय से कनेक्ट है, ठीक है। तो इसलिए ऊपरी भाग यानी एपिगैस्ट्रिक रीजन में दर्द होगा, जो एब्डोमिनल क्षेत्र का एक रीजन है, एपिगैस्ट्रिक रीजन पता होना चाहिए। उल्टी होना, जी मचलना, वोमिटिंग होगा, नौसिया होगा। अब जाहिर सी बातें हैं, पेट में, आंत में या आहार नाल के भाग में घाव है तो जाहिर सी बातें हैं, भोजन उल्टी के मन होगा ही होगा, जी मचलेगा ही मचलेगा, पेट में जलन होगा ही होगा, पेट के ऊपरी हिस्सों में दर्द होगा ही होगा। तो ये सब आपके बीमारी से ही पहचान लेते हैं कि कहाँ क्या प्रॉब्लम होगा, ठीक है। आगे है भूख नहीं लगना, एनोरेक्सिया। सही जाहिर सी बातें हैं, हमारे पेट में या आपके या किसी के पेट में, आंत में या आहार नाल में अगर कोई घाव हो जाएगा, छल्ला पड़ जाएगा तो भूख लगेगा, खाने का मन करेगा, नहीं करेगा। तो भूख नहीं लगेगा। निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन, जल का कमी हो जाएगा, ठीक है। वजन कम होने लगेगा, जब भूख नहीं लगेगा, भोजन नहीं करेंगे तो वजन कम होगा ही होगा। खून की उल्टी हो सकता है, हेमेटमेसिस, यानी जो आप उल्टी करेंगे हो सकता है उसमें अल्सर, छाले से जो है, घाव से जो है ब्लड भी आए उल्टी में, तो खून के उल्टी जिसे हम लोग हेमेटमेसिस कहते हैं, ठीक है। मल में रक्त आना, मेलिना। मल में रक्त आना का मतलब है कि जैसे आंत में भी छल्ला है, पेट में भी छल्ला हो सकता है, आहार नाल में भी छल्ला है, तो जब हम भोजन करेंगे तो क्या होगा कि भोजन के थ्रू जो है हमारा क्या होगा, पाचन में आगे की तरफ बड़ी आंत में मल के साथ में जो है क्या होगा कि रक्त भी जाएगा, और जब हम मल का त्याग करेंगे तो उसमें रक्त आ सकता है। तो ये सारे चीज़ें जो है आपके हो सकते हैं लक्षण में, कोई भारी लक्षण नहीं है। जी में चलना, उल्टी होना, हार्ट बर्न, जलन होना, ठीक है, पेट में जलन, सीने में जलन होना, सीने के निचले भाग में दर्द यानी पेट के ऊपरी हिस्सों में दर्द होना, ठीक है। खून के उल्टी होना, वजन कम होना, निर्जलीकरण होना, भूख न लगना, ठीक है।
मल में रक्त आना, खून की उल्टी होना, तो ये सब आप नॉर्मली देख सकते हैं कि ये सब चीज़ें तो नॉर्मली होगा ही होगा अगर ये छाले उले पड़ते हैं तो। समझ गए? आगे निदान, डायग्नोसिस इसमें क्या होगा माय डियर? डायग्नोसिस इसमें जो होगा वह क्या होगा, तो चलिए हम बताते हैं। डायग्नोसिस में जो होगा वो हमारा हिस्ट्री कलेक्शन होगा। ठीक है, क्या होगा? हिस्ट्री कलेक्शन होगा। इतिहास लेंगे, सबसे पहले पेशेंट का इतिहास लिया जाता है। कोई भी डायग्नोसिस में पेशेंट का पहले हिस्ट्री कलेक्ट ही किया जाता है कि पेशेंट में यह समस्या कब से है, कितने दिन से है, ठीक है, क्यों है, कोई संक्रमण वगैरह तो नहीं हुआ है, तो इसका हिस्ट्री लिया जाता है। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन, बॉडी शारीरिक शरीर का टेस्ट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद पेशेंट का एक्सरे किया जाता है, तो बेरियम के साथ में एक्सरे किया जाता है। यह पहले बेरियम देकर जो है पेशेंट को तब एक्सरे किया जाता है, क्योंकि इससे बहुत क्लीन फ्रेश आता है। गैस्ट्रोस्कोपी किया जाता है, यानी आमाशय का परीक्षण जो है किया जाता है। ठीक है, गैस्ट्रोस्कोपी से। उसके बाद है ब्लड एवं सीरम की जाँच किया जाता है। ब्लड की जाँच किया जाता है। ब्लड में ये देखा जाता है कि एच पाइलोरी बैक्टीरिया तो नहीं है, यानी ये जो है हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया तो नहीं है, तो इसका जाँच किया जाता है एच पाइलोरी का। यह संक्रमण होता है, अगर ब्लड का जांच करेगा और एच पाइलोरी पॉजिटिव होगा तो बता देगा। ठीक है, तो ये समझ जाएगा कि संक्रमण के कारण ये चीज़ें हो रहा है। WBC की संख्या बढ़ जाएगा। हम लोग जानते हैं कि संक्रमण बहुत ज़्यादा अगर बढ़ जाता है तो WBC की संख्या या तो बहुत बढ़ जाएगा या घट जाएगा, तो इस कंडीशन में बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, देख लीजिए, इसोफेगोड्यूडेनोस्कोपी किया जाएगा। इसोफेगोड्यूडेनोस्कोपी का मतलब है कि इसोफेगस आहार नाल और ड्यूडेनम छोटी आंत के प्रथम भाग को स्कोपी किया जाएगा, यानी परीक्षण किया जाएगा कैमरा की सहायता से, यानी स्कोपी किया जाएगा। इंडोस्कोपी होता है ना, उसी प्रकार से इसे एसोफेगोड्यूडेनोस्कोपी किया जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, मल का जांच किया जाएगा। स्टूल का एग्जामिनेशन भी किया जाता है। अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह होगा और इसमें ब्लड आ रहा है मल में, तो अगर बैक्टीरिया के कारण यह समस्या हो रहा होगा, छाले के कारण, तो पता चल जाएगा ना, तो स्टूल का एग्जामिनेशन भी किया जाता है, मल परीक्षण। ठीक है, तो ये सब निदान है। निदान में क्या क्या करेंगे आपके सामने मैंने बता दिया। ब्लड जांच में एच पाइलोरी, WBC की संख्या, उसके बाद एसोफेगोड्यूडेनोस्कोपी किया जाएगा। गैस्ट्रोस्कोपी, बेरियम का एक्सरे, शारीरिक परीक्षण, इतिवृत्ति लेना, अल्ट्रासाउंड भी हो सकता है। ठीक है, अल्ट्रासाउंड भी होगा। मल की जांच, स्टूल एग्जामिनेशन भी होगा। और एक और जांच लिख लीजिए, नॉर्मल है वो USG है। ठीक है, अल्ट्रासोनोग्राफी। ओके, अब इसका कॉम्प्लिकेशन क्या होगा समझिए कि अगर मान गए आप इलाज नहीं करवाते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, आप सोचते हैं कि ऐसे ही जो है हमारे ब्लड आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही हमारे जो है ऊपरी हिस्सों में दर्द कर रहा है गैस के कारण, तो अगर आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, दवाई खाते जा रहे हैं और वह दवाई कुछ कर नहीं रहा है, तो आपको क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन हो सकता है और ज़्यादा समस्या हो सकता है। क्या समस्या होगा? मानिए पहले छल्ला जो है पेट में या छोटी आंत के ऊपरी हिस्सों में हल्का सा था, ठीक है, लेकिन आप नज़रअंदाज कर दिए, नहीं इलाज करवाएं, तो वह छल्ला बढ़ते 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 बहुत दूर में हो जाएगा। तो जब दूर बड़ा हो जाएगा, तो जानते हैं आप लोग, जब घाव छोटा होता है और जब घाव बड़ा हो जाता है, तो यहाँ से जो ब्लड निकलेगा छोटी घाव से हल्का हल्का निकलेगा, ठीक है, लेकिन अगर आप इसको नज़रअंदाज कर दिए तो ये बड़ा घाव बन जाएगा, तो यह ब्लड जो है ज़्यादा जो है यहाँ से निकलने लगेगा। तो यही कहता है तीव्र रक्तस्राव, यानी सीवियर हेमरेज हो जाएगा अगर कॉम्प्लिकेशन में जाइएगा तो। ठीक है, सीवियर पैंक्रेटाइटिस हो जाएगा, यानी आपके प्रॉब्लम जो है इस छाले से प्रॉब्लम आपके पैंक्रियाज में भी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, पैंक्राइटिस हो जाएगा ज़्यादा, पेरिटोनाइटिस हो जाएगा पेरिटोनियम में, ठीक है, पेरिटोनियम में इन्फ्लामेशन, पेरोनाइटिस होता है। सीवियर माल न्यूट्रिशन, गंभीर कुपोषण भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप तो खाना पीना छोड़ दिए हैं, उल्टी हो रहा है, ब्लड कम रहा है, तो ऐसे में गंभीर कुपोषण भी हो जाएगा। पाइलोरिक भाग में अवरोध होना, अब जो आंत का हमारा और पेट से जो जुड़ा हुआ भाग है जिसे हम लोग पाइलोरी कहते हैं, पेट का आखिरी भाग और छोटी आंत के प्रथम भाग में जो कनेक्टिविटी होता है उसे पाइलोरी कहते हैं। तो यह पाइलोरी भाग में जो है क्या हो जाएगा, स्टेनोसिस हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा, ठीक है, जिसमें अमाशय का भोजन इधर आंत में नहीं आ पाएगा। तो यह सब जो है जटिलता हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा क्या क्या जटिलता होगा आपके सामने में है। एक तो होगा कि बहुत ज़्यादा हेमरेज होने लगेगा, ब्लड रक्तस्राव होगा, तीव्र जो है अग्नाशय का प्रदाह हो जाएगा, मतलब सीवियर पैंक्रियाटाइटिस हो जाएगा, पेरिनोटाइटिस हो जाएगा, पेरिटोनाइटिस हो जाएगा, ठीक है, सीवियर माल न्यूट्रिशन हो जाएगा और पाइलोरिक भाग में ऑब्स्ट्रक्शन यानी अवरुद्ध होगा। तो यह सब जटिलता होगा कब, जब आप ध्यान नहीं देंगे। तो जाहिर सी बात है कोई भी बीमारी पर अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो कॉम्प्लिकेशन और ज़्यादा बढ़ ही जाता है, उसका कमता थोड़ी ना है, यही चीज़ें हैं।
अब हम लोग देखेंगे इसका इलाज, अब हम लोग इसका प्रबंध में चलेंगे। तो माय डियर अभी ही बता देता हूँ, इसके प्रबंध में जैसे ही आएगा तो प्रबंध में पहला चिकित्सीय प्रबंध होगा, इसके उपचार में पहला प्रबंध चिकित्सा प्रबंध होगा जिसमें दवाई वगैरह देंगे। दूसरा प्रबंध होगा वह सर्जिकल प्रबंध होगा, ठीक है। और तीसरा प्रबंध तो आप लोग जानते ही हैं, किसी भी बीमारी के लिए नर्सिंग प्रबंध होता ही होता है। तो इसमें सर्जरी है, संभव है तो सर्जरी के लिए हिसाब से हम नर्सिंग प्रबंध लिखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम नॉर्मल जो है लिखते चले जाएंगे, क्योंकि इसमें सर्जरी संभव है, इसलिए सर्जरी के हिसाब से जो है हम लोग लिखते चलेंगे नर्सिंग प्रबंध, ठीक है। नर्सिंग प्रबंध मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद से लिखना है, क्योंकि मैं आपको टोटल चीज़ बता ही दिया। तो इसी टोटल चीज़ के आधार पर तो जो है आपको क्या लिखना है, नर्सिंग प्रबंध लिखना है। तो इतना ज़्यादा बताने से आपके अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, ठीक है। अब मेडिकल ट्रीटमेंट, इसके उपचार में देख लीजिए, पहला है मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। अब मेडिकल ट्रीटमेंट में होता क्या है कि मान गए अगर आपको जैसे ऊपर में देखे हैं कि हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया, हेलिकोबैक्टर, ठीक है ना, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया के कारण यह होता है संक्रमण से। तो चूंकि अगर यह सब छाला अगर ये संक्रमण से हुआ है तो उसके लिए एंटी माइक्रोबियल ड्रग दिया जाता है, यानी सूक्ष्म जीवाणुरोधी दवाई दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे एमॉक्सिसिलिन, इसे हम लोग एंटीबायोटिक भी कहते हैं, ध्यान में रख लीजिए। एमॉक्सिसिलिन देख लीजिए, क्लेरिथ्रोमाइसिन, ठीक है, मेट्रिंडाजोल, टेट्रासाइक्लिक और ओमेप्राजोल, यह सब दवा जो है क्या करता है आपके, यह सब जो है आपके सूक्ष्म जीवों को वृद्धि को रोकता है या उसे नष्ट करता है। तो इसे एंटी माइक्रोबियल या इसी को हम लोग एंटीबायोटिक दवा भी कहते हैं, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे है माय डियर, दूसरा है एंटासिड। एंटासिड क्या करता है, जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एंटासिड क्या करता है कि हमारे जो भी एसिड बन रहा है उस एसिड को क्या करता है, रिफ्लेक्स करता है, कम करता है। तो एंटासिड जो है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये याद रखिएगा, एंटासिड होता है। जो ज़्यादा एसिड बन रहा हो, HCl का सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा हो तो उसको कम करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। प्रोटीन पंप इनहिबिटर, प्रोटॉन देख लीजिए, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, यह दवा गैस्ट्रिक अम्ल के स्रावन को कम करती है, जैसे ओमेप्राजोल, पेंटेप्राजोल, रेनिटाइडिन और क्लेमिटाडिन। ये जो क्या करता है, ये जो दवा है प्रोटीन पंप इनहिबिटर, यह क्या करता है कि आपके जो HCl है ना, गैस्ट्रिक अम्ल इसी को कहते हैं, अगर यह बहुत ज़्यादा सिक्रेशन हो रहा है तो इसको रोकने का काम कौन करता है, यही प्रोटीन पंप इनहिबिटर करता है। जैसे ओमेप्राजोल, पेंटेप्राजोल, रेनिटाइडिन और सीमेटाइडिन। आप लोग देखते होइएगा कि गैस बनता है तो ये सब दवाइयाँ दिया जाता है पेशेंट को, यही HCl बढ़ने के कारण ही पेट में गैस बनता है, अफरा बनता है, ठीक है, और इसके लिए ये सब दवाइयाँ दिया जाता है, ठीक है। चलिए चौथा है म्यूकोसल प्रोटेक्टिव ड्रग, यानी जो अमाशय हो या छोटी आंत हो या आहार नाल हो, उसके अंदरूनी लेयर में जो है म्यूकस होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। अब यह म्यूकस को प्रोटेक्ट करने वाला दवाई दिया जाता है जिसे हम लोग सुक्रल फेट कहते हैं, ठीक है। हार्ट बर्न हो गया, पेट में जलन हो गया, इस समय अगर हो रहा है तो यह सुक्रल फेट जो है बहुत काम करता है, ठीक है। यह आपके क्या करता है, म्यूकोसल को प्रोटेक्टिव करता है, जो हमारे अंदरूनी परत को सुरक्षा प्रदान करता है म्यूकस, वह म्यूकस को प्रोटेक्ट करता है सुक्रल फेट, ठीक है। चलिए जिसे हम लोग बलगम भी कहते हैं, ठीक है, ये बलगम सुरक्षित दवाई होता है, म्यूकोसल प्रोटेक्टिव। पांचवा है ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को रोकने हेतु जो है सोमेस्टेटिन या टर्नेक्सामिक एसिड देते हैं। अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो ब्लीडिंग को रोकना है तो उसके लिए सोमेटोस्टेटिन और टर्नेक्सामिक एसिड दिए जाते हैं, ठीक है। आगे चलिए, छठा है एंटी इमेटिक, उल्टी को रोकने के लिए जो है आपको एंटी इमेटिक दवाइयाँ दिया जाता है, चूँकि ऊपर अभी देखें कि उल्टी जी में चलना भी इसमें संभव है तो ये दिया जाता है, ठीक है। सातवां है सभी दवाएं चिकित्सक आदेशानुसार दी जानी चाहिए, कोई भी दवाई अपने मन से नहीं देंगे, डॉक्टर के हिसाब से देंगे, ठीक है। एक दवाई आपका यहाँ पे और होगा, वह 8वां पॉइंट में लिखिएगा कि पेट दर्द के लिए जो है हम लोग दवाइयाँ देते हैं, ठीक है, एंटी एस्पाज्मोटिक दवाइयाँ देते हैं, और वह जो है दवाइयाँ में आप चाहें तो डाइसाइक्लोमिन भी दे सकते हैं, ठीक है। तो पेट दर्द, पेट को ऐंठन के लिए पेट दर्द की दवाइयाँ देंगे, क्योंकि इसमें पेट दर्द की दवा जो है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तो उसके लिए डाइसाइक्लोमिन पेट दर्द की दवाइयाँ भी होगा। अब ऊपर जितना भी चीज़ें हम लोग देखे हैं, चाहे एंटी माइक्रोबियल दवाई हो, एंटासिड हो, ठीक है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हो, म्यूकोसल प्रोटेक्टिव ड्रग हो, ठीक है, उसके बाद ब्लीडिंग को रोकने की दवाई हो, या एंटी इमेटिक दवाई हो, या पेट दर्द की दवाई हो, यह सब दवाई का यहाँ पे इंग्लिश आपको दे दिया गया है, ठीक है। टोटल चीज़ें देखिए, जो भी दवाई है लक्षण पर आधारित ही होता है, ठीक है, सारे लक्षण का दवाई किया जाता है।
अब आ गया सर्जिकल मैनेजमेंट। अब इसमें चूंकि सर्जिकल मैनेजमेंट संभव है इसलिए सर्जिकल मैनेजमेंट यहाँ पे होगा, ठीक है। सर्जिकल मैनेजमेंट कब होगा? जब पेशेंट को, ठीक है, पेशेंट का जो छल्ला पेट का हो, आंत का हो या आहार नाल के नीचे का हो, यह छल्ला एक बड़े घाव का रूप ले लिया हो, बहुत दूर में यह छल्ला जो है हो चुका हो और पेशेंट को काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा हो, काफ़ी ब्लीडिंग हो रहा हो आंत से, पेट से, इस छाले के कारण, तो फिर जो है उसे सर्जिकल प्रोसेस करके ठीक किया जाता है। और तब किया जाता है जब दवाई इस पर प्रभावी नहीं होता है, ठीक है। जितना भी दवाई ऊपर में देखे हैं ये दवाइयाँ सब काम नहीं करता है, तब जाके उसको जो है सर्जरी किया जाता है, ठीक है। चलिए, सर्जरी में पहला पॉइंट है, इसमें है 4-5 सर्जरी का नाम है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। पहला सर्जरी है वेगोटॉमी। इस सर्जरी में वेगस तंत्रिका को काट दिया जाता है। वेगस तंत्रिका समझ गए ना आप लोग, वेगस नर्व। वेगोटॉमी मतलब वेगस नर्व को काट दिया जाता है, वेगस तंत्रिका को काट दिया जाता है। पहला सर्जरी वेगोटॉमी यानी वेगस नर्व को काटना, काट कर हटा देना ही जो है, काट देना ही वेगोटॉमी कहलाता है। दूसरा है पाइलोरोप्लास्टी। इस सर्जरी में पाइलोरिक इंस्फिक्टर को हल्का सा शिथिल कर दिया जाता है। अगर मान गए घाव पाइलोरी रीजन में है, यानी अमाशय के कनेक्टिविटी जहाँ पे है, और जहाँ मान गए यहाँ पे, यहाँ अमाशय, इधर अमाशय का कनेक्टिविटी है और यहीं पर छोटी आंत का कनेक्टिविटी है, यहाँ पे यह पाइलोरी रीजन है, ठीक है। मान गए यह पाइलोरी भाग में कोई प्रॉब्लम, छल्ला पड़ गया हो, चूँकि छोटी आंत के ऊपरी वाला हिस्सा में हो सकता है तो पाइलोरी में भी हो सकता है, ठीक है। इधर अमाशय है, तो अगर पाइलोरी भाग में होगा तो इस पाइलोरी भाग को क्या हो जाएगा, हल्का शिथिल कर दिया जाता है, ठीक है। शिथिल कर दिया जाता है। शिथिल कैसे किया जाता है? तो यह जो प्लास्टी वाला जो सर्जरी होता है ना, इसमें एक जो है चीज़ों को प्रवेश कराकर इससे जो है फैला दिया जाता है। इसमें जो भी चीज़ें होता है उसको इसके द्वारा एक पदार्थ को जो है अंदर बाहर करके और इससे जो है यहाँ जो भी पदार्थ जमा होगा उसको हटा देता है यह पाइलोरी प्लास्टिक, ठीक है। तो इसमें पाइलोरी इंस्फेक्टर को हल्का सा शिथिल कर दिया जाता है पाइलोरी प्लास्टिक के द्वारा, ठीक है। तीसरा सर्जरी है गैस्ट्रिक रिसेक्शन है, ठीक है। गैस्ट्रिक रिसेक्शन का मतलब है कि इसमें अमाशय के एंट्रम वाले भाग को हटा दिया जाता है तथा शेष भाग को ड्यूडेनम से कनेक्ट कर दिया जाता है। यहाँ पे एक कह रहा है कि अमाशय का जो एंट्रम भाग है, जो नीचे वाला भाग है अमाशय का, ठीक है ना। देखिए, एक होता है ऊपर हेड होता है, बीच में बॉडी होता है, उसके बाद एंट्रम होता है, ठीक है। अमाशय में बीच में बॉडी, ऊपर हेड और नीचे में एंट्रम होता है, ठीक है, अमाशय के। और इसी एंट्रम के बाद जो है हमारा आंत पाइलोरी से जुड़ा होता है, छोटी आंत, ठीक है। अब होता है कि इसमें अमाशय के जो एंट्रम भाग है, यानी सबसे पीछे वाला भाग है अमाशय का, वह एंट्रम भाग को जहाँ भी अगर जितना प्रभावित है उसको काट कर हटा दिया जाता है और जो शेष भाग पेट का बच जाता है उसको ड्यूडेनम से, यानी छोटी आंत के प्रथम जो भाग ड्यूडेनम है, इससे कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो समझ गए कि अमाशय के एंट्रम को काट के हटा देता है और शेष ऊपर का जो अमाशय बच जाता है भाग उसको ड्यूडेनम के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो यह गैस्ट्रिक रिसेक्शन रुक जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चौथा है बिलरोथ 1, ठीक है, बिलरोथ 1 प्रक्रिया। अब यह भी सर्जरी है, बिलरोथ 1 और बिलरोथ 2 दोनों याद रखना पड़ेगा। अब बिलरोथ 1 में क्या होता है, 2 में क्या होता है, देख लीजिए। इसे गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी भी कहा जाता है। इसमें अमाशय के एंट्रम सहित दूरस्थ भाग को हटाने के बाद शेष भाग को ड्यूडेनम से कनेक्ट कर दिया जाता है। अब यहाँ पे नाम से यह स्पष्ट है, गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी होता है कि जो गैस्ट्रो मतलब जो अमाशय है और जो ड्यूडेनम है, इस दोनों का कनेक्शन है, इस दोनों को कनेक्ट किया जाता है बिलरोथ 1 के द्वारा, ठीक है। इसलिए बिलरोथ 1 को गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी भी किया जाता है। गैस्ट्रो प्लस ड्यूडन और एस्टोमी मतलब गैस्ट्रो मतलब पेट और अमाशय और साथ में ड्यूडेनम छोटी आंत के प्रथम भाग, इस दोनों को कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, सर्जरी के द्वारा। अब ये कब किया जाता है, तो अमाशय के जो एंट्रम वाला भाग होता है, पश्च भाग, सबसे निचला भाग, उसको जो है जितना दूर तक प्रभावित रहता है एंट्रम भाग, उसको जो है उसके दूर से होते हुए एंट्रम तक हटा दिया जाता है भाग को, और जो शेष भाग पेट का बच जाता है उसको ड्यूडेनम से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो अमाशय के बचे हुए भाग जो सर्जरी के बाद हटाया गया है और उस अमाशय के जो बचा हुआ भाग है उसको ड्यूडेनम से कनेक्ट करना ही गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी कहा जाता है। यह बिलरोथ 1 प्रक्रिया है, ठीक है। पांचवा है, वहाँ पे था अमाशय के बचे भाग को, एंट्रम भाग को हटाने के बाद अमाशय के बचे हुए भाग को ड्यूडेनम से कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे 2 वाला में क्या होता है देख लीजिए। इसे गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी भी कहा जाता है। इसमें अमाशय के एंट्रम सहित दूरस्थ भाग को हटा दिया जाता है, ठीक है।
इसमें अमाशय के एंट्रम सहित दूरस्थ भाग को हटा देने के बाद शेष भाग को ड्यूडेनम से कनेक्ट कर देते हैं। सेम चीज़ें है, बस वहाँ पे था ड्यूडेनम से कनेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे ड्यूडेनम से कनेक्ट नहीं करते हैं, यहाँ पे ड्यूडेनम से कनेक्ट करते हैं। अब कब मान गए कि अल्सर अगर छोटी आंत तक फैला है, छोटी आंत में भी है भयंकर, तो छोटी आंत में फिर कनेक्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो इसलिए छोटी आंत को भी जो है ड्यूडेनम, छोटी आंत के ड्यूडेनम तक जो है काट के हटा दिया जाता है, और जहाँ से ड्यूडेनम शुरू होता है वहाँ जो है जाके कनेक्ट कर दिया जाता है अमाशय वाले भाग को। ठीक है, तो अमाशय के एंट्रम भाग को, एंट्रम भाग के दूरस्थ भाग को हटाने के बाद जो शेष भाग बच जाता है अमाशय का, उस शेष भाग को ड्यूडेनम से कनेक्ट कर दिया जाता है। और ये ड्यूडेनम क्या है, छोटी आंत का ही हिस्सा है, आप लोग को पता होगा। तो ठीक है, चलिए, तो ये बिलरोथ 1 और 2 को समझ गए आप लोग। अब लास्ट वाला एक बच जाता है, छठा सर्जरी है, वह है टोटल गैस्ट्रोटोमी। ठीक है, टोटल गैस्ट्रेक्टोमी देख लीजिए। इस सर्जरी के दौरान पूरे अमाशय को ही हटा दिया जाता है और इसोफेगस को ड्यूडेनम से जोड़ दिया जाता है। यह सर्जरी पेप्टिक अल्सर के गंभीर मामलों में ही किया जाता है। मान गए कि किसी को पेप्टिक अल्सर होने के कारण पेट कंप्लीट रूप से जो है ख़राब हो चुका है, पेट में कंप्लीट जो है अल्सर पूरे पेट को क्षतिग्रस्त कर दिया है। अब इतना नहीं बचा है कि बिलरोथ 1 किया जाए या बिलरोथ 2 किया जाए। देखिए, बिलरोथ 1 और 2 तभी किया जाता है जब अमाशय के कुछ भाग ठीक हो। ठीक है, कोई ना कोई भाग ठीक हो, चाहे अमाशय ठीक हो या फिर छोटी आंत का जो है ड्यूडेनम ठीक हो। अगर छोटी आंत का ड्यूडेनम ठीक होगा तो ड्यूडेनम से अमाशय जितना क्षतिग्रस्त होगा उतना हटा देगा एंट्रम भाग में और ड्यूडेनम से कनेक्ट कर देगा। अगर ड्यूडेनम क्षतिग्रस्त है अल्सर से तो फिर ड्यूडेनम को हटा दिया जाएगा और ड्यूडेनम से कनेक्ट कर देगा जो बचा हुआ आपके अमाशय का भाग है। ठीक है ना, ये चीज़ें होता है, समझ रहे हैं। अब बाकी जो टोटल गैस्ट्रोटोमी है, इसका मतलब है कि इसमें कंप्लीट जो है अमाशय को ही हटा दिया जाता है। इसमें ओसोफेगस आहार नली को डायरेक्ट जो पेट से जुड़ा रहता है, तो पेट को तो हटा दिया गया है, तो अब उस आहार नाल को सीधा जो है छोटी आंत के ड्यूडेनम से जोड़ दिया जाता है। चूँकि ड्यूडेनम से क्यों जोड़ा गया है, क्योंकि ड्यूडेनम भी प्रभावित है, ड्यूडेनम में भी अल्सर होता है। ठीक है, तो अगर ड्यूडेनम में भी हुआ है और अमाशय में भी कंप्लीट हुआ है तो अमाशय सहित ड्यूडेनम को हटाकर जो है छोटी आंत के ड्यूडेनम में एसोफेगस को जोड़ देते हैं और यही सर्जरी टोटल गैस्ट्रोक्टोमी सर्जरी कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो यहाँ पे आपको समाप्त हो गया, मैंने बता दिया। याद रखना है भैगोटोमी, ठीक है, भैगोटोमी, पाइलोरोप्लास्टी, गैस्ट्रिक रिसेक्शन, बिलरोथ 1, बिलरोथ 2 और टोटल गैस्ट्रोक्टोमी, ये 6 सर्जरी याद रखना है। और जो कि 6 सर्जरी हुआ है तो आपके लिए नर्सिंग देखभाल भी आपको लिखना पड़ेगा। तो आप नर्सिंग देखभाल पता है, टेक्निक क्या है सर्जरी में देखभाल करने का, वह सब आपको पहले से भी पता है। बस उसी टेक्निक को फॉलो कीजिएगा और जो सर्जरी हुआ है इसके देखभाल में आप लिख दीजिएगा। सर्जरी से पहले, सर्जरी के दौरान, सर्जरी के बाद, यही 3 कंडीशन है नर्सिंग देखभाल का। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल इंग्लिश दिया गया है। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा आप, तब तक धन्यवाद। ठीक है।